यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास का वेटेज बहुत ज्यादा है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो यदि आप प्रारंभिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको इतिहास में एक मजबूत पकड़ बना के रखना होगा। और इतिहास के यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करें, पिछले ज्यादा पुराने नहीं जाने आपको क्वेश्चन देखने, नए ट्रेंड के आधार पे जो क्वेश्चन आपके हैं, जैसे 2025 का पेपर, 24 का पेपर, 23 का पेपर या इसके पहले के लगभग 10 साल के पेपर का एनालिसिस करें तो इतिहास से लगभग हर सेक्शन से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मध्यकालीन भारत से भी क्वेश्चन पूछ रहा है और आधुनिक भारत से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, साथ ही कला एवं संस्कृति से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। आज के सेशन में यूपीपीसीएस एग्जाम वाले जितने भी बच्चे हैं जो यूपीपीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्राचीन भारत के इतिहास में आपको क्या क्या पढ़ना है और हमारे द्वारा जो आप सभी का रिवीजन बैच चलाया जाएगा, जो यूपीपीसीएस एग्जाम के बच्चों के लिए इतिहास विषय वस्तु के अंतर्गत, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत जो हम आपको रिवीजन क्लास कराएंगे, उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ाएंगे, क्या क्या विषय वस्तु आपको मिलेंगी। देखिए, प्राचीन भारत विषय वस्तु इतिहास का प्रारंभ है ना। तो ये सेशन में पहले तो प्राचीन भारत की आपकी समग्र समझ विकसित होगी पूरी तरीके से। मैं आपको प्राचीन भारत का महत्व भी बताऊंगा। एक तरीके से आप ये मान लीजिए, ये वाले सिलेबस में इससे आप प्राचीन भारत को पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी बहुत स्पष्ट और व्यवहारिक समझ आपको मिलने वाली है। और इसी तर्ज पे आगे आप मध्यकालीन, आधुनिक, कला एवं संस्कृति के बारे में भी जान पाएंगे। तो क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, महत्व नहीं समझ पाते, इतिहास का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आप ये समझ लीजिए, बिना इतिहास के आप पेपर नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। इतिहास विषय वस्तु पढ़ना ही पढ़ना है। और प्रारंभिक परीक्षा ही क्या, मुख्य परीक्षा में भी इसका महत्व है। मुख्य परीक्षा में आर्ट एंड कल्चर और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां पे एक दो सब्जेक्ट और बढ़ जाते हैं, इंडियन पोस्ट बढ़ जाता है और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी बढ़ जाता है। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में स्पष्ट रूप से थोड़ा सा एक बार सिलेबस पे चलते हैं। देखिए, सिलेबस में जो लिखा हुआ है, एक बार आप पाठ्यक्रम पे यदि चलें, आयोग का जो नोटिफिकेशन है, मैं आयोग के नोटिफिकेशन पे चल रहा हूं, यह आयोग का नोटिफिकेशन है। यहां पर देखिए, इसमें कुछ समस्या है। आयोग के नोटिफिकेशन में केवल लिखा हुआ है, जो सिलेबस दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा का, इसमें लिखा हुआ है भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, बस इतना लिखा हुआ है। ठीक है, इससे बहुत ज्यादा स्पष्ट होता नहीं है। और थोड़ा सा विस्तारित सिलेबस जो दिया गया है उसमें भी बस यही लिखा हुआ है कि इतिहास के अंतर्गत, एक बार अपने सिलेबस में भी आप देख लीजिएगा, इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। यह टर्म्स आपका यूज किया गया है, ज्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है। तो प्राचीन भारत का देखो, ये सेशन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्राचीन भारत का ये सेशन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि प्राचीन भारत बड़ा कितना है। ठीक है, तो इसमें मैं पूरे टॉपिक, सब टॉपिक, सारी चीजें डिस्कस करूंगा पूरी तरीके से, क्या क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत की विषय वस्तु में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, उन सब चीजों को लेकर के हमारा डिस्कशन यहाँ पे होने वाला है। शुरू करने से पहले अभी मैं टॉपिक, सब टॉपिक आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें बैच के अंदर आपको पढ़ाई जाएंगी। देखो, सबसे पहली बात सिलेक्टेड पढ़ना है। ठीक है, सिलेक्टेड पढ़ना है। रिवीजन क्लास में केवल रिवीजन प्रोस्पेक्टिव से क्लास होगी आपकी। जो फाउंडेशन क्लास होती है वहां डिटेल क्लास में, यही प्राचीन भारत वहां डिटेल में कराता हूं। यहां पे बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं होगी, एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, पीवाईक्यू बेस्ड क्लास रहेंगी। लेकिन ये जितने टॉपिक मैं आपको बताऊंगा, ये सारे टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे आपको बैच के अंदर, और आप लोगों को भी ये सारे टॉपिक का रिवीजन करना चाहिए। अच्छा, देखिए, ये वाली जो किताब है आप सभी की, इस किताब में मैंने एक ट्रेंड एनालिसिस भी दिया है। आप के पास यदि ये किताब है तो आप शुरुआत में देखेंगे कंप्लीट ट्रेंड एनालिसिस भी दिया गया है। इसमें आप देखेंगे जितने भी टॉपिक हैं आपके, चाहे पाषाण काल हो, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता हो, वैदिक काल हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, शैव, वैष्णव, भागवत धर्म और विभिन्न संप्रदाय हो, महाजनपद काल हो, यूनानी आक्रमण हो, मौर्य साम्राज्य हो, मरणोत्तर काल हो,
कहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहां पे वर्षवार एक कंप्लीट सिलेबस रिसर्च दिया गया है। मैं चाहता हूं इसको भी जरूर एक बार जरूर देखिएगा, इस किताब के माध्यम से आपको ये मदद मिल जाएगी। बाकी मैं आपको क्लास में बताऊंगा ही कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएगा और किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और जब क्लास में आपको पढ़ाया जाए, पढ़ाने के बाद जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ा, आपको क्लास आपको उपलब्ध कराई जाएगी बैच में, और जो टॉपिक आप पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद उस टॉपिक को इस बुक के साथ पीवाईक्यू भी देखते हुए चलेंगे प्रीवियस ईयर, ताकि हमारी पढ़ाई पूरी तरीके से किसके साथ जुड़ जाए, जो भी हम पढ़ रहे हैं और बुक, ये दोनों के साथ हमारा जुड़ाव स्थापित हो जाए। ठीक है, ये चीज हमें करते हुए जरूर चलना है। तो देखिए क्या क्या चीजें अभी हम पढ़ेंगे, मैं यहां पे अभी स्पष्ट कर देता हूं, और थोड़ा सा प्राचीन भारत का मैं आपको एक बार महत्व बताता हूं कि ये विषय वस्तु का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना है प्राचीन भारत। पहली बात तो आपके सिलेबस में है, ठीक है, प्राचीन भारत से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इस किताब में पिछले 10 साल के प्रश्नों का एनालिसिस है, ठीक है, 10 साल के प्रश्न है इसमें। और इसमें जो मतलब मैं बुक के तौर पे बताऊं तो यहां पे टोटल 10 साल के क्वेश्चन 27 पेज में है आपके। इसमें यूपी पीसीएस का भी है और आरओ के क्वेश्चन भी है, दोनों क्वेश्चन है। और आपको भी चाहिए कि केवल यूपी पीसीएस भर के क्वेश्चन मत देखिए, साथ में थोड़ा सा आरओ के भी 10 साल के प्रश्न जो पूछे गए हैं उनको भी देखते हुए चलिए, ठीक है, ताकि उससे एक आइडिया भी लगता है, रिपीटेशन भी लगता है आप लोगों को, और साथ में यदि आरओ वगैरह भी देंगे तो उसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। हमारी शुरुआत होगी, जब हम पढ़ेंगे तो शुरुआत होगी हमारी इतिहास के स्रोत से, यहां से स्टार्ट करेंगे। और कभी भी इतिहास पढ़ा जाता है तो इतिहास के सोर्सेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं। देखिए भारत का जो प्राचीन इतिहास है ना, केवल अतीत की घटनाओं का संकलन नहीं है, ये एक ऐसी सभ्यता की विकास गाथा है जिसने मानवता को दर्शन, विज्ञान, नैतिकता, कला और आध्यात्मिकता के स्तर पर गहन दिशा प्रदान की। आज से लगभग 2600 ईसा पूर्व की जो नगरीय परंपरा है, आप सभी जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यहां से शुरुआत होती है प्रथम नगरीकरण की। वहां से लेकर के प्राचीन भारत का इतिहास जो है आपका गुप्तोत्तर काल तक है, लगभग 7वीं 8वीं शताब्दी तक का जो समय काल है हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उससे लेकर आज तक जो हमारी सांस्कृतिक निरंतरता है, भारतीय सभ्यता को विश्व में इतिहास में जो स्थान है ना कि हमारी संस्कृति हमेशा निरंतर रही, उसमें प्राचीन भारत के तत्व आज भी विद्यमान है। यानी कि एक जीवंत संस्कृति के तौर पे हम प्राचीन भारत के इतिहास को आज भी देखते हुए चलते हैं। आज भी आधुनिक काल में वैदिक संस्कृति का वही इंपॉर्टेंस है। आज भी सिंधु घाटी सभ्यता के तत्व हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी प्रोस्पेक्टिव में दिखाई देते हैं। चाहे वैदिक संप्रदाय, आज एक सामाजिक संस्कृति में जी रहे हैं ना हम, तो निरंतर है। पहली बात निरंतरता है, इसमें बदलाव हुए हैं लेकिन निरंतरता देखने को मिलती है। प्राचीन भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों का इतिहास नहीं है, समाज, विचार, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, मनुष्य की चेतना का इतिहास है। सिंधु घाटी सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर योजना, आज आप देखिए स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं। वैदिक चिंतन, आज भी देखिए हम दर्शन की बात कर रहे हैं। 1500 से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व जो हमारा वैदिक काल रहा है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पर धार्मिक दार्शनिक नवजागरण का काल। आप सभी को पता है कई सारे धर्मों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बहुत सारे संप्रदायों का उदय हुआ उस समय। वैदिक चिंतन का काल, धार्मिक दार्शनिक नवजागरण का काल। इसके बाद जो महाजनपद काल, भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुई लोहे के खोज के बाद। और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में जो एक नैतिक शासन मॉडल मौर्य शासक अशोक के द्वारा स्टेब्लिशमेंट किया गया है ना। पहले बिंबिसार हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश के बाद फिर आपका शिशुनाग वंश आता है, फिर नंद वंश आता है, फिर यूनानी आक्रमण होता है, फिर मौर्य शासक आता है। यही इसी क्रम पे हम पढ़ेंगे चीजों को। देखो ये पहला सेशन है इतिहास का, और इस सेशन में मैं आपको एक बार थोड़ा सा इतिहास की विषय वस्तु, प्राचीन इतिहास जिनको नहीं पता है, नहीं जानते, पहली बार इतिहास पढ़ रहे हैं, या फिर जो पढ़ रहे हैं, आपकी समझ को विस्तारित कर सकूं। और फिर इसके बाद तथ्यात्मक फैक्ट एक भी नहीं छोड़ेंगे, पीवाईक्यू से जुड़े हुए टॉपिक एक भी नहीं छोड़ेंगे। बढ़िया से जितना एग्जाम ओरिएंटेड, जितना जरूरी है वो सारा कुछ कवर होगा आपका, ठीक है। 4ठी और 6ठी शताब्दी आप सभी जानते हैं, जब मौर्योत्तर काल आया और इसके बाद गुप्त काल आया। मौर्योत्तर काल में मूर्तियां बनी और गुप्त काल में मंदिर बने।
ये आपका सांस्कृतिक उत्कर्ष का काल है। सोने के सिक्के चलने हो गए, भारत में चलने लग गए। हिंद यवन आए, पहली बार सोने के सिक्के चलाए उन्होंने। कनिष्क के टाइम पे सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलते थे कुषाण वंश में। इन सभी चरणों को मिलाकर भारतीय सभ्यता की मूल संरचना निर्माण होती है। और जो मैं क्लास करवा रहा हूं, मेरा उद्देश्य है कि आप यूपीपीसीएस में आपका प्राचीन भारत का एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। जितना भी समय आपका बचा है, इसमें आप एक कंप्रिहेंसिव रिवीजन कर पाए, याद हो पाए आपका चीज। देखो, रिवीजन का मतलब ये होता है कि साथ साथ आपका मतलब एक मेमोरी टेक्निक के साथ आप पढ़ें, जो भी मैं पढ़ाऊं वो आपको याद होता जाए। ठीक है, फाउंडेशन में मैं लिखवाता हूं, यहां लिखवाऊंगा नहीं, यहाँ पे लेक्चर रहेंगे, यहाँ पे तथ्य रहेंगे, फैक्ट रहेंगे, और सीधा आपकी याददाश्त में बैठाना, सीधा आपकी इस मेमोरी में बैठाना, ये उद्देश्य रहेगा मेरा। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से विषय वस्तु चलेगी। शुरुआत हमारी होगी थोड़ा इतिहास लेखन की प्रकृति और उसके इंपॉर्टेंस से, है ना, थोड़ा सा इसको समझेंगे, इससे थोड़ा बेसिक आपका बनेगा। फिर इतिहास को लेकर जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, है ना, इसमें साहित्यिक स्रोत हम पूरी एक लिस्ट बना के देखेंगे, बढ़िया से समझेंगे। इसके बाद आपके जितने भी विदेशी यात्रियों के विवरण हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इन सब से क्वेश्चन, ये सारे टॉपिक क्वेश्चन वाले हैं। और ये पीवाईक्यू के जब आप बुक देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इन सब जगहों से क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं। ठीक है, इसके बाद शिलालेख एवं ताम्रपत्र हैं। इसके बाद पुरातत्व की क्या भूमिका है। इसके बाद आपका प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल वो काल है, सबसे लंबा काल यही है, मानव सभ्यता का शुभारंभ इसी से होता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ये सारे हैं आपके। ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे हम, सब क्लास में पढ़ेंगे। और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सबके, बहुत लंबा नहीं खींचना है, एक लेक्चर ज्यादा से ज्यादा, पूरे टॉपिक को मिला के एक लेक्चर लूंगा, उसमें क्लोज कर दूंगा सारे महत्वपूर्ण जितने भी स्थल हैं, मानव विकास क्रम है। ठीक है, ये सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ लेंगे। मानव की जीवन शैली कैसी रही, शुरुआत में मानव भोजन संग्रह करता था, शिकार करता था, आवास प्रणाली थी, सामाजिक संगठन नहीं था। फिर इसके बाद नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में नवपाषाणकालीन क्रांति होती है, एग्रेरियन रेवोल्यूशन होता है, एग्रीकल्चर सोसाइटी बनती है, कृषि की शुरुआत होती है, पशुपालन होता है, स्थायी बस्तियां बनती है, धार्मिक विश्वासों का विकास होता है। तो ये सारा कुछ प्रागैतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत में। यहां से भी प्रश्न आते हैं आपके, स्थल से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के स्थल भी पूछता है, तो वो भी हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, बाकी यूपी स्पेशल के अलग से क्लास आपको मिलेंगी, उसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास अलग रहेगा। ठीक है, तो वहां पे यूपी स्पेसिफिक कंटेंट हो जाएगा आपका, मदद आपको दोनों जगह से मिलेगी। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से 100% क्वेश्चन आते हैं। देखो, मेरे पास पूरा ट्रेंड एनालिसिस है, और ये थोड़ा सा साइंटिफिक होके पढ़ना है हमें। ठीक है, ज्यादा जोर हमें इस पे देना है। सिंधु घाटी सभ्यता से हर साल कम से कम एक क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल। आप इसमें ट्रेंड में देखेंगे तो हर साल यहां से एक क्वेश्चन निकलता है आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है सेगमेंट है। प्रागैतिहासिक काल से कभी पूछ लिया, कभी नहीं पूछ लिया, लेकिन इंडस वैली से पूछता है, रेगुलर पूछता है। पढ़ना उसे भी है, पढ़ेंगे इसे भी, थोड़ा जोर देंगे इसमें। खोज और प्रसार, किसने खोज की, इतिहास क्या रहा, भौगोलिक विस्तार क्या रहा, प्रमुख नगर रहे क्या रहे, नगर योजना के बारे में समझेंगे, ग्रिड पैटर्न क्या है, पक्की ऊंटों का प्रयोग क्या है, जल निकासी व्यवस्था क्या है, आर्थिक जीवन कैसा रहा यहाँ के लोगों का, कृषि प्रणाली कैसी रही, आंतरिक और बाह्य व्यापार कैसा रहा, मानकीकृत माप और बाट क्या है, सामाजिक और धार्मिक जीवन क्या है, समाज की संरचना क्या है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक विश्वास, मातृ देवी और पशुपति की उपासना। अभी आप देख रहे हैं एक डिबेट भी चला इस समय एनसीईआरटी के द्वारा, जो डांसिंग गर्ल है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ, है ना। तो जो करंट ओरिएंटेड यदि कुछ कंटेंट आपका रहेगा, जैसे लोथल में अभी हम राष्ट्रीय समुद्री विरासत बना रहे हैं, उसको लेकर के अभी हमारे समझौते हुए नीदरलैंड गवर्नमेंट के साथ भी, और कई सारे जहां जहां भी मतलब विदेशी कई सारे देशों के साथ भी समझौते ज्ञापन हो रहे हैं। तो करंट भी जोड़ेंगे थोड़ा सा, जब आप पढ़ेंगे साथ साथ करंट के लेक्चर में अलग रखूंगा, मतलब पहले एक सीक्वेंस से मैं आपको स्टैटिक पढ़ा दूंगा, और इतिहास में मैं कुछ करंट ओरिएंटेड लेक्चर भी आपको अवेलेबल कराऊंगा, जहां पे जो टॉपिक एक रखेंगे हिस्ट्री का करंट, इतिहास का करंट, आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा करंट ज्यादा रहता है, बाकी बीच बीच में कुछ घटनाक्रम ज्यादा चर्चा। जैसे अभी एक टॉपिक आया था कि जो लोहे का मतलब लोहा जो है बहुत, अभी तमिलनाडु में लोहा बहुत प्राचीन काल में मिला है, वहां पे जो अभी टाइमिंग दी गई उससे भी प्राचीन, और सबसे पहले लोहा आपका साउथ में ही मिला था,
तमिलनाडु क्षेत्र में। तो उस टाइप के जो करंट ओरिएंटेड टॉपिक है ना, वैसे करंट की क्लास अलग रहेगी आपकी, लेकिन फिर भी मैं सब्जेक्ट के साथ भी इंटरलेट करके आपको वीडियो सेशन अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है, ऐसा रहेगा। इसके बाद आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत वैसे टॉपिक पढ़ेंगे मूर्तिकला, मुहर, लिपि, लेखन, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत की विषय वस्तु के अंतर्गत भी इसे पढ़ेंगे। पतन के क्या कारण थे, जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग, ये सब देखेंगे। और तुलनात्मक अध्ययन भी, समकालीन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जब भारत में थी उसी समय काल में मिस्र में नील नदी की घाटी में सभ्यता थी आपकी, मिस्र की सभ्यता। हुआंगहो नदी आपकी है चाइना में, वहां पे चाइना की सभ्यता या पीली सभ्यता थी। इसके अलावा आपका जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान वाले क्षेत्र में आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। और उन सभी सभ्यताओं में सबसे ज्यादा नगरीकृत सभ्यता आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। इससे पहले भी देखो बहुत समकालीन सभ्यता रहे, जैसे माया सभ्यता, इंका सभ्यता, मुइस्का सभ्यता, एजेटेक सभ्यता, इनका भी नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं थी। ये सभ्यताएं अमेरिकी महाद्वीपों में थी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में, मेक्सिको रीजन में। इन पे बात नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा था, मतलब सभ्यताओं का क्रम पूछ लिया था। तो पीवाईक्यू वाली जो ये किताब है ना, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी, और उसके अंतर्गत मैंने देखे इसमें परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जो जानकारी दी है उसमें एडिशनल डेटा बहुत सारा है, उस डेटा को आपको देख लेना है, ठीक है। क्लास के साथ साथ हम एसोसिएट करेंगे इसको। इसके बाद आपका है वैदिक काल। वैदिक काल, वैदिक काल में एक तो आर्यों का आगमन है, आर्य भारत आते हैं, उनके आगमन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, ठीक है, ये सारा देखेंगे। ऋग वैदिक काल को डिटेल में पढ़ेंगे, उत्तर वैदिक काल को डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे वो उसका सामाजिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो, आर्थिक जीवन हो, ठीक है। इसके बाद आपका है वैदिक साहित्य, जिसमें वेद पढ़ेंगे हम पूरे, कौन कौन से वेद थे, सारी चीजें, और बहुत ज्यादा नहीं, एक लेक्चर पर्याप्त है। संगीताएं हो गई, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, उपनिषद हो गए, है ना। इसके बाद वैदिक धर्म में कौन कौन से देवता थे, उनका क्या महत्व था, यज्ञ परंपरा, कर्म कांड, दर्शन, ये सारे टॉपिक वहां पर जोड़ करके आप पढ़ेंगे। इसके बाद महाजनपद काल पढ़ेंगे हम। महाजनपद कालों में 16 महाजनपद और उसमें मगध का उत्कर्ष देखेंगे, ठीक है, महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, राजनीतिक चेतना का विकास कैसे हुआ, गणतंत्र के साथ साथ राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ये भी पढ़ेंगे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। मगध शासन, मगध साम्राज्य का उत्थान, क्या भौगोलिक स्थिति, आर्थिक संसाधन, सैन्य शक्ति। इस समय मगध साम्राज्य में 3 राजवंश आए, पहले हर्यक वंश आया, बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु, है ना, बिंबिसार और अजातशत्रु 2 बड़े शासक थे, फिर उदयन आता है, 3 शासक मान लेते हैं। हर्यक वंश, हर्यक के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश में शिशुनाग और कालाशोक था। और इसके बाद जो है आपका एक वंश जो आपका आता है वो रहता है नंद वंश, और नंद वंश में महापदम नंद रहता है और अंतिम शासक घनानंद रहता है। इसी टाइम पे भारत पे विदेशी आक्रमण चालू हो जाते हैं। विदेशी आक्रमण में पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था भारत में, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया था, सिकंदर भारत आया था इसी टाइम पे जब घनानंद का शासन चल रहा था। तो यूनानी आक्रमण और सिकंदर वाले टॉपिक को भी यहाँ पे क्लोज करेंगे, ठीक है, पूरे टॉपिक को यहाँ पढ़ेंगे। और इसी टाइम पे चाणक्य के द्वारा भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया जाता है, बकायदा चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। तो धार्मिक आंदोलन देखिए यहाँ पे, धार्मिक आंदोलनों में आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म, कारण एवं पृष्ठभूमि, ठीक है, बौद्ध धर्म पूरा पढ़ेंगे हम, जैन धर्म पूरा पढ़ेंगे, भागवत धर्म पूरा पढ़ेंगे कंप्लीट, ठीक है, भक्ति का प्रारंभिक रूप क्या था इस समय पे, भागवत धर्म पढ़ेंगे, धर्मों का परस्पर प्रभाव पढ़ेंगे। इसके बाद मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे डिटेल में, पूरा डिटेल मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सारी सी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे। मौर्योत्तर काल पढ़ेंगे, मौर्योत्तर काल को 2 भागों में विभाजित करेंगे, भारतीय शासक कौन कौन से थे और विदेशी शासक कौन कौन से आए। भारतीय शासक में शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, दक्षिण भारत में सातवाहन थे, और कुषाण, इसमें शक, हिंद यवन, पलहव, कुषाण, बाद में हूण आए। तो ये सब आपके मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारी आए लेकिन भारत में ही बस गए, ठीक है। ये समय काल भी यहां पर देखेंगे पूरा, और इस समय कैसे रोमन और समुद्री व्यापार था, इनके सबके साहित्यिक स्रोत भी देखते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद गुप्त काल चालू होता है, प्राचीन काल का स्वर्ण काल कहते हैं, गुप्त वंश के शासक सारे देखेंगे, सामाजिक आर्थिक जीवन, कला साहित्य विज्ञान, दशमलव प्रणाली, पतन के कारण। जैसे आप देखते हैं मेरे मास्टर वीडियो सेशन है ना, उसी तर्ज पे आप मान लीजिए, ये डिजिटल बोर्ड पे एक तरीके के मास्टर वीडियो टाइप में, लेकिन क्लासेस काफी होंगी,
कुछ छोटे वीडियो भी होंगे, कुछ बड़े वीडियो भी होंगे। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास का मास्टर वीडियो ये मान लीजिए डिजिटल रूप में। और लेकिन क्लास कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 क्लासेस आपको मिलेंगी प्राचीन भारत में डिटेल में, बढ़िया से। बस आपको देखते हुए चलना है, बढ़िया से पढ़ते हुए चलना है। जो भी करेंगे अच्छे से करेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, रिवीजन क्लास है, बस ये ध्यान रखना, रिवीजन क्लास है, रिवीजन कराएंगे और आपके दिमाग में बैठाएंगे चीजों को। फिर गुप्तोत्तर काल है, इस समय पुष्यभूति वंश आता है, वर्धन वंश बोलते हैं। प्रशासन एवं धम्म नीति क्या है, चीनी यात्रियों के विवरण इस समय, दक्षिण भारत के राज्य। अच्छा, संगम काल भी हमें पढ़ना होगा। संगम युग में दक्षिण भारत में जो संगम साहित्य लिखा गया, संगम, वो तो दक्षिण भारत को भी पढ़ेंगे। और इसके बाद ये जो गुप्तोत्तर काल है, गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, इनके बारे में पढ़ेंगे। शिक्षा साहित्य कैसा था। फिर थोड़ा सा ये प्राचीन भारत की संस्कृति का टॉपिक डिटेल में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत जिक्र आपका क्लास के साथ होता रहेगा। वर्णाश्रम व्यवस्था कैसे डेवलप हुई, स्त्रियों की स्थिति क्या है, शिक्षा केंद्र, धर्म और दर्शन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब पढ़ना ही है आपको। कला, स्थापत्य, चित्रकला, विज्ञान तकनीकी के क्षेत्र में बीच बीच में डिस्कशन आपका चलता रहेगा क्लास में, जहां पे भी आएगा टॉपिक, गणित के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, नगर नियोजन, है ना, प्रशासनिक ढांचा, श्रेणियां, सिक्का छात्र, ये कुछ टॉपिक आपके हो सकता है आर्ट एंड कल्चर में भी रहे। ठीक है, फिर विदेशी संबंध, आप सभी जानते हैं जब बिंदुसार का शासन था, मौर्य शासक बिंदुसार, और उसके बाद अशोक का शासन आया, तो भारत के विदेशी कई सारे, शायद सीरिया का शासक हो, मिस्र का शासक हो, यहां से विदेशी संबंध भी थे। तो भारत और विश्व के संबंध, दक्षिण पूर्व एशिया में सांस्कृतिक प्रभाव, खासकर चोलों के टाइम पे, समुद्री व्यापार, सिल्क मार्ग, ये सारे टॉपिक है ना। इसके बाद भारतीय सभ्यता की विशेषताएं, निरंतरता की अवधारणा, कला, विज्ञान, दर्शन, आधुनिक भारत का प्रभाव, ये सारी चीजें भी आप पढ़ेंगे मेरे साथ। ये सब कुछ हम लेंगे, कुछ चीजें आर्ट एंड कल्चर में देख लेंगे, और थोड़ा थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड होकर के रहना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जिनकी बारंबारता ज्यादा है। अब जैसे हम ट्रेंड देखते हैं, मैं इसी में से आपको ट्रेंड के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आपके पास किताब है, तो आप लोग एक बार इसको ओपन कर लीजिएगा, जो हमारा ट्रेंड वाला टॉपिक है। देखिए, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लगभग हर बार 1 से 2 क्वेश्चन बौद्ध धर्म से आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, गुप्त काल से, मौर्य काल से, अशोक के अभिलेखों से क्वेश्चन आता है, गुप्तोत्तर काल से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जहां से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम हाई प्रायोरिटी में रखेंगे, उनको थोड़ा डीप जाएंगे, और उनको मैं ज्यादा याद कराऊंगा। मैं आपको बता भी दूंगा कि ये टॉपिक याद कर लीजिए। बताना क्या है, इसमें काम कर ही दिया है हमने, पूरा आपको एक ट्रेंड बना के दे दिया है। यहां पे एक वेटेज आपको दिख जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से पिछले 10 सालों में यदि आप देखेंगे 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेटेज है काफी ज्यादा। प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेटेज है, कहीं से 6 क्वेश्चन। जैसे आप देखेंगे मौर्य साम्राज्य से काफी क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल से काफी क्वेश्चन है, गुप्त काल से काफी क्वेश्चन है। तो इधर आप एक बार कंप्लीट 10 सालों का ट्रेंड आप देख लेना, वो जरूरी है, उसी ट्रेंड के बेस पे आपको काम करना है। ठीक है, तो हम वही वेटेज लेकर के पूरा कंप्लीट कराएंगे आपको। मेरा उद्देश्य यही है कि जो ये मैं पूरे विषय वस्तु पढ़ाऊं, इससे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हो जाए। एक भी क्वेश्चन आप प्राचीन भारत से वहां पे गलत करके ना आए। शब्दावलियां जहां जरूरी होंगी वहां वहां शब्दावलियां डिस्कस करूंगा। ऐसे ही हम मेडिवल में करेंगे, ऐसे ही हम आधुनिक में करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, जो भी पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड होकर के पढ़ना है। ठीक है, तो कालानुक्रम, कई बार कालानुक्रम व्यवस्थित करने के लिए पूछ लेता है, तो कालानुक्रम व्यवस्थित भी कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। डेट नहीं छूटनी चाहिए, है ना, डेट नहीं छूटनी चाहिए, सारी डेट एक एक करके देखेंगे, डेट भी याद कर लेंगे। फैक्ट और तथ्य ये सारे इंपॉर्टेंट है। क्या इतिहास रटना पड़ेगा? रटना नहीं है, समझिए। तिथियों को केवल रिवाइज करिए, रटना शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इतिहास मैंने आज तक नहीं आपको रटवाया है। प्राचीन भारत में केवल तिथि नामों को बस पढ़िए आराम से, धीरे धीरे। ऐसे नहीं है, बोझिल नहीं बनाना है। जहां स्टोरी लगेगी स्टोरी भी सुनाएंगे, है ना। आप इसको सभ्यतागत विकास की प्रक्रिया समझिए, इतिहास को, यही आपको प्रेरणा लगने लग जाएगा। आप सिंधु घाटी सभ्यता के साथ अपने इमोशन तो जोड़िए, वैदिक सभ्यता के साथ थोड़ा इमोशन तो जोड़िए, भारत के इतिहास को जाकर के उस अवधि में एज्यूम करिए आप, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यह हमारे इतिहास का गौरव है ये काल।
इसलिए हमें इसको पढ़ना है। परीक्षा में क्वेश्चन बन जाएंगे, आप घबराइए मत। देखो इतिहास वर्तमान का समाधान है, इतिहास केवल अतीत नहीं है, वर्तमान की जड़ें हैं वो, और जड़ जितनी मजबूत होती है उतना ही बड़ा वृक्ष लगता है। भविष्य की दिशा है इतिहास, इसलिए इतिहास को हमें प्रायोरिटी देते हुए चलना है, पढ़ना है इतिहास को, ठीक है। तो मैं आपको प्राचीन भारत के इतिहास को बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ाऊंगा। पहला सेशन जो रहेगा उसमें कुछ आधारभूत समझ भी रहेगी आपकी। मैंने जैसा कि बताया मास्टर वीडियो के तर्ज पे आपको कंटेंट मिलेगा, डिजिटल बोर्ड पे पूरा कंटेंट आपको रहेगा, एक एक क्रम से आपकी क्लासेस चलेंगी, एक एक वीडियो देखते हुए चलना है। रिवीजन क्लास रहेगी, तो रिवीजन माइंडसेट से आपको पढ़ना है। हम जो भी कराएंगे डिटेल नहीं जाएंगे बहुत ज्यादा, रिवीजन में लेक्चर्स होंगे, जहां आपको नोट्स बनाना है अपने नोट्स बनाइएगा। हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे, ये कर देंगे, साथ में पीडीएफ भी मैं आपको प्राचीन भारत की दे दूंगा, उसमें भी सिलेक्टेड कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये रिवीजन बैच हमारा बढ़िया से प्राचीन भारत के इतिहास से आपको एक समझ विकसित होगी, प्राचीन भारत आप अच्छे से पढ़ोगे, कंप्लीट करोगे क्लास को, ठीक है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेना है तो प्राचीन भारत को मजबूत बना के हमें चलना होगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके निकलते हैं, हर बार आते हैं, ठीक है। चलिए।